वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेप्लिकेशन है क्या। डीएनए की अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड है और हम उसकी बिल्कुल वैसे ही कॉपी बनाते हैं जैसे ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और बिल्कुल हम वैसे उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं कि डीएनए जैसा है वैसे ही रेप्लिकेट हो और अगले सेल में ट्रांसफ़र हो, या हम किसी भी पर्पज़ के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेट। जिसमें क्या होता है कि डीएनए की फ़ोटोकॉपी बनती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही ऑर्डर, वही न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे जो कॉपी होती है उसके अंदर भी होते हैं और पेरेंट डीएनए के अंदर भी होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन जो होती है ना डीएनए की, वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। इसका क्या मतलब है सेमी कंजर्वेटिव? यानी जो डीएनए का ये जो है वो वाटसन और जो है वो क्रिक ने ही कहा था कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन होती है तो वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा रहना, एक ही चीज़ रहना, और सेमी का मतलब वो हाफ। यानी क्या होता है, हाफ डीएनए जो है वो पेरेंट जो होगा वो, यानी एक जो टेम्पलेट है उसमें जो हाफ डीएनए होगा वो एज इट इज़ रहेगा और जो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा वो सब सेपरेट हो जाएगा। और दोनों स्ट्रैंड फिर क्या करेंगे, बाद में एज अ मोल्ड, एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे जिनकी आगे कॉपी बनेगी। सपोज़ कि ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। अब हमने इसका कॉपी बनाना है तो फिर क्या होगा कि इसकी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होगा कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये पेरेंट के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब इस स्ट्रैंड के यहाँ पे जो है वो क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, उस पर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, और जो दूसरा स्ट्रैंड है इसके इधर भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो ये क्या था, एक स्ट्रैंड बिल्कुल अपनी असली हालत में रहा है, ठीक है, और उसकी जगह जो है वो एक उसके ऑपोजिट दूसरा स्ट्रैंड ऐड हुआ है। ये वाला स्ट्रैंड भी अपनी असली हालत में रहा है और इसके ऑपोजिट जो है वो दूसरा स्ट्रैंड ऐड हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी हाफ जो है वो अपनी असली हालत में रहेगा और जो हाफ होगा वो नया बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में है वो है डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये एंजाइम हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो रेप्लिकेशन हम पढ़ने लगे हैं वो है बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन, ह्यूमन की रेप्लिकेशन नहीं है, वो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन नहीं, वो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है। इसलिए क्योंकि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोटिक एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक ईजी है, उसको स्टडी ईजिली किया जा सकता है, उसके एंजाइम को स्टडी किया जा सकता है। लेकिन यूकैरियोटिक में बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 इंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज का मतलब है, पॉली का मतलब बहुत सारा और एरेज का मतलब एज जहाँ पे लग जाए तो उसका मतलब होता है इंजाइम। पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबी चेन बनाना। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब होगा जो डीएनए की चेन बनाएगा, एक लंबी चेन बनाएगा डीएनए की। और 1 2 3 उनकी टाइप्स हैं, यानी पॉलीमरेज 1 भी होगा, 2 होगा और 3 होगा। जो 1 और 2 है ना, रेप्लिकेशन में उनका बेसिक कोई इतना ख़ास फंक्शन नहीं है। ये इनका फंक्शन होता है रिपेयरिंग में, ये रिपेयर करते हैं डीएनए को। अगर डीएनए कहीं से डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जो असल फंक्शन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का होता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, इसका मेजर फंक्शन है। इनका काम बस सिर्फ उसको पकड़ के रखना होता है या रेगुलेट करने में होता है, और बेसिक काम इनका है रिपेयर करना डीएनए को। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। क्योंकि अब हमने सिर्फ रेप्लिकेशन की बात की, हम रिपेयर की बात तो कर नहीं रहे, तो हमने सिर्फ यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 को डिस्कस करना है डिटेल में। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 से 10 टाइम लार्जर होता है साइज़ में, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा बड़ा भी यही होता है। और ये डायमर होता है। डायमर का मतलब है 2 हिस्से होते हैं इसके, ठीक है। ये एक हिस्सा होगा और एक ये हिस्सा होगा, 2 हिस्से होंगे। अब इस 2 हिस्से होने की वजह क्या है, इसने कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो क्या है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है, ऐसे स्ट्रैंडेड। तो 2 हिस्से क्या करेंगे, एक हिस्सा इस हिस्से को पकड़ेगा स्ट्रैंड को और एक वाला हिस्सा ये वाले स्ट्रैंड को पकड़ेगा और इसके ऊपर एप्लीकेशन करवाएगा, ठीक है। डायमर होने का मतलब ये है, इसके 2 हिस्से हैं और एक हिस्सा जो है वो एक यूनिट जिसको हम कहते हैं वो इस स्ट्रैंड को पकड़ेगा और एक यूनिट इस स्ट्रैंड को पकड़ेगा और इसके ऊपर एप्लीकेशन करवा देगा, ये वाला जो है यूनिट इसके ऊपर एप्लीकेशन करवा देगा, इसलिए एक डायमर है। उसके बाद है आरएनए प्राइमर। प्राइमर का मतलब है जो पहले आएगा, ठीक है, प्राइमर यानी पहले आने वाला। अब डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है ना, प्राइमर के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। प्राइमर क्या है, आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, यानी इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें यूरासिल, एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन होंगे, ठीक है। और ये 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होगा जो कौन बनाएगा, प्राइमर, आरएनए प्राइमर। जिस तरह यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो क्या कर रहा है, वो डीएनए की चेन बना रहा है। उस तरह आरएनए प्राइमर है, वो क्या कर रहा है, 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बना रहा है आरएनए का, जो क्या करेगा, जो अट्रैक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज को।
अब रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा, सिर्फ उसका एक हिस्सा रेप्लिकेट होगा, ठीक है। सारा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट नहीं हो सकता, उसका एक हिस्सा रेप्लिकेट होगा, और जिस हिस्से में रेप्लिकेशन करवानी है उस हिस्से की तरफ क्या होगा, आरएनए प्राइमर जाएगा और वहाँ पे आरएनए का एक सीक्वेंस बना देगा 10 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और वहाँ पे उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की वजह से जो है वो डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा उस जगह पे और आके ज्वाइन करेगा और डीएनए की जो है वो आगे कंटिन्यू एक चेन बना देगा। अगर ये हिस्सा ना बने तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डीएनए के साथ अटैच ना हो। तो ये जो आरएनए प्राइमर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या है, ये डीएनए को अनवाइंड करता है। अनवाइंड का मतलब है वो हेलिकल से उसको स्ट्रेट लाइन में चेंज करता है, उसके ऊपर अटैच होता है, आरएनए को ऐड करता है, और उसके बाद क्या होता है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू होती है। कैसे, डीएनए पॉलीमरेज उस पर अटैच होता है और रेप्लिकेशन करवा देता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड होते हैं, किस जो है वो डायरेक्शन में ऐड होते हैं। हमने पढ़ा डीएनए के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रैंड होता है 3 से 5 और एक होता है 5 से 3, ठीक है। 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 3 से 5, एक होता है 5 से 3, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड किस डायरेक्शन में ऐड होते हैं, वो होते हैं 5 से 3 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होती है तो दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं, एक को होते हैं लीडिंग और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग का मतलब क्या है, ये वो वाला स्ट्रैंड है जिसके अंदर जो है वो पहले से जो पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी जो ये वाला स्ट्रैंड है पेरेंट, इसके अंदर 3 से 5 की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 3 से 5 की तरफ न्यूक्लियोटाइड थे पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर। लेकिन जब उसका डॉटर स्ट्रैंड बना, नया स्ट्रैंड जो बना, उसमें जो उसके एंटी पैरेलल बनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड। तो अभी क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ हमेशा क्या करता है, 5 से 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो 3 से 5 की तरफ जाए, ठीक है। इसी वजह से लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग का मतलब होता है पीछे, और लीड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। लैग का मतलब जो पीछे रह जाता है, और लीड का मतलब जो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जब रेप्लिकेशन फोर्क किसको कहते हैं, मैं दिखा, रेप्लिकेशन फोर्क इसको कहते हैं कि जब डीएनए का स्ट्रैंड, ये जो डबल स्ट्रैंड था, अनवाइंड हो जाए, खुल जाए, तो एक जो है वो स्ट्रैंड इस तरफ चला जाए, एक स्ट्रैंड इस तरफ चला जाए। जैसे फोर्क के क्या होते हैं, ऐसे होता है फोर्क, ठीक है। यानी उसके तो जो है वो 3 होते हैं, लेकिन क्या है, ये फोर्क की तरह की शक्ल बन जाती है। इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड इस तरफ चला गया, एक स्ट्रैंड इस तरफ चला गया, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो 3 से 5 की तरफ होगा, ठीक है, 3 से 5, और जो डॉटर बनेगा उसके बाद बनेगा वो होगा 5 से 3। तो डीएनए पॉलीमरेज इजीली जो है वो 5 से 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, और ये स्ट्रैंड बगैर किसी रेजिस्टेंस के बनता जाएगा। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, जो पेरेंट है वो है 5 to 3, जिसकी वजह से जो ऑपोजिट यानी एंटी पैरेलल बनेगा वो होगा 3 से 5। अब यहाँ पे मसला आएगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, वो तो 5 से 3 की तरफ ऐड कर सकता है, वो 3 से 5 नहीं ऐड कर सकता, ये तो उसके ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर यहाँ पे क्या करता है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को, अब जहाँ पे इस स्ट्रैंड इसके ऊपर, यहाँ पे ये स्ट्रैंड सपोज अगर ये कंटिन्यू है, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ से रेप्लिकेशन होनी है, ठीक है, करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 एंड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 5 एंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है सपोज, उसका जो है वो थर्ड वाला जो है वो कार्बन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, वो क्या करेगा, सामने से उसी तरफ से जहाँ पे जो जिस कार्बन के एंड पे यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन आ रहा होगा, सॉरी जिस राइबोस शुगर के थर्ड वाला कार्बन आ रहा होगा, वो वहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 वाला बनाना शुरू कर देगा, यहाँ से यहाँ पे एंड करेगा, ठीक है। या अब ओकाजाकी, इसका जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी एक साइंटिस्ट था, जापानीज साइंटिस्ट था, जिसने इन फ्रैगमेंट्स को डिस्कवर किया था, उसके नेम पे हमने इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कह दिया। और अगर ये प्रोकैरियोट्स हों, उनके केस में 1000 से 2000 होते हैं, यानी यहाँ पे 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। उसके बाद ये स्ट्रैंड ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़े से गैप के बाद दोबारा 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, फिर टूटेगा, फिर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप के साथ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और यूकैरियोट के केस में ये जो है वो इससे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, तो और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट यूकैरियोट्स के केस में जो है वो 100 से 200 होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ये 1000 से 2000 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे
जो है वो पीसीस की फॉर्म में, फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में जो है वो डीएनए पॉलीमरेज अटैच होके बार बार यहाँ पे अटैच होगा, इतना फ्रैगमेंट बनाएगा। जब ये 1000 या 2000 हो जाएगी रेंज, उसके बाद यहाँ से उठेगा, फिर गैप लेगा और फिर अगला फ्रैगमेंट बनाएगा किसी और पोजीशन पे। फिर यहाँ पे जब 2000 या 2000 हो जाएगी रेंज, उसको छोड़ेगा, फिर उसके बाद जंप करेगा अगली जगह पे अटैच होगा, और जब यहाँ से 1000 या 2000 रेंज हो जाएगी फिर इसको छोड़ेगा और आगे। इस तरह से जो है ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में वो प्रोसेस समझाना है। पहले मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है रेप्लिकेशन का। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने लगी हूँ कि रेप्लिकेशन होती कैसे। ठीक है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड था जो अनवाइंड हुआ यहाँ पे आके। जब यहाँ पे अनवाइंड हुआ, इस एंजाइम को हमने कहा हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब है जो हेलिक्स जिसको, यानी ये डबल हेलिक्स है ना डीएनए, वो हेलिक्स को खोलने वाला। केस का मतलब होता है तोड़ने वाला, खोलने वाला। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन होनी थी, जिसके अटैच होने की वजह से क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो खुल गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, अब इनको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या होती हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं जो क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन्स हैं ये बनी हुई, और ये क्या करती हैं, ये बाइंड करती हैं डीएनए के साथ। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है डीएनए को पकड़ के रखना। जैसे अगर अब आपको एग्जांपल फ़नी लगेगी, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट वो बैठती है कि अगर आप किसी को इंजेक्शन लगे हो तो बच्चे को, तो वो क्या कहते हैं ना कि इसको पकड़ लो, इसके हाथ पकड़ लो, पाँव पकड़ लो, कि ये जो है हम इसको पकड़ के ज़बरदस्ती करने लगे। तो यहाँ पे डीएनए के साथ हम क्या करें, ज़बरदस्ती इसको खोल रहे हैं। उसकी नेचर क्या है कि उसने वाइंड रहना है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहना, वाइंड रहना। वाइंड का मतलब है इसने बल के फॉर्म में रहना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसको मजबूती से पकड़ना, उसको एक सपोर्ट चाहिए कि ये ना हो कि रेप्लिकेशन के दौरान दोबारा डीएनए जो है वो वाइंड हो जाए और दोबारा हेलिक फॉर्म में आ जाए। तो हमने उसको पकड़ के रखना है। उसके लिए इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करती है, डीएनए को अपनी जगह पे पकड़ के रखती है। एक प्रोटीन यहाँ पे लगेगी, एक प्रोटीन यहाँ पे लगेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये है डीएनए पॉलीमरेज का एक यूनिट, एक हिस्सा। डाइमर है ना, उसमें से एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। अब इन हिस्सों का क्या फ़ायदा, एक हिस्सा यहाँ पे रेप्लिकेशन करवाएगा, एक हिस्सा यहाँ पे रेप्लिकेशन करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अटैच नहीं, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स अटैच हुए हैं। वो क्यों, यहाँ पे क्या है, ये वो वाला स्ट्रैंड है जो है लीडिंग का मतलब है जहाँ पे रेप्लिकेशन बड़े आराम से 5 से 3 एंड की तरफ हो जाएगी। यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर अटैच होगा, और यहाँ पे रेप्लिकेशन होती जाएगी, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हमें अटैच नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, इसको हम एसएसबी क्यों कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है। ठीक है, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी क्या करती हैं, बाइंड करके पकड़ के रखती हैं। यहाँ पे है प्राइमेस यानी प्राइमर, जो बनाएगा आरएनए प्राइमर बनाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। तो पहले प्राइमर लगेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, और फिर क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे पहले ये क्या है, ये है प्राइमर। ठीक है, ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड का नज़र आ रहा है, ये है आरएनए। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दो नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये हैं डीएनए के, यानी यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, ये है डीएनए पॉलीमरेज 1। अब इसका मैंने बताया था फंक्शन क्या है, सिर्फ रेगुलेट करना। रेगुलेट कहाँ पे करना है, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन को रेगुलेट करना, ताकि डीएनए पॉलीमरेज 3 इजीली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाए और बिल्कुल सही न्यूक्लियोटाइड्स सही डायरेक्शन पे ऐड हो। यहाँ पे सिर्फ उसका काम रेगुलेशन है। ठीक है, रेगुलेट करना डीएनए पॉलीमरेज की 3 की एक्टिविटी को। उसके बाद फिर थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनने हैं। ठीक है, ये भी एक फ्रैगमेंट था, ये भी एक फ्रैगमेंट है। उसके बाद डीएनए लाइगेज ऐड हुआ, जिसने क्या, लाइगेज का मतलब है जो ग्लू की तरह, लाइगेज का मतलब है स्टिकी। ये क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, इन एंड्स को जो है वो स्टिक कर देगा, आपस में ग्लू की तरह काम करेगा, उनको आपस में जोड़ने के लिए। ये वाला स्ट्रैंड अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। तो इन तीनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज जो है वो आता है, और वो क्या करता है, इनको आपस में ज्वाइन कर देता है। और ये उसके बाद जो है वो ज्वाइन होने के बाद जो है वो रेप्लिकेशन इसी तरह कंटिन्यू होगी, और स्ट्रैंड जो है वो बढ़ता जाएगा, और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर भी जो है वो स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जितने भी जो है मैंने जो लिखे हैं एलिमेंट्स से सारे रेप्लिकेशन के, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन होता है डीएनए को
फिरमिली का मतलब मजबूती से पकड़ के रखना है ताकि वो दोबारा से जो है वो हेलिक के फॉर्म में ना आए। हेलिकेस का मतलब है उसको अनकॉइल करना है जैसे यहाँ पे, ताकि रेप्लिकेशन फोर्क बने, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो और क्या हो, इजीली वहाँ पे रेप्लिकेशन हो सके। अगर डीएनए बाइंड रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से क्या होगा कि रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है यहाँ पे, रेप्लिकेशन को रेगुलेट कर रहा है कौन से स्ट्रैंड पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर, ताकि क्या हो, डीएनए पॉलीमरेज 3 इजीली ऐड करता जाए और उसको चेक करना कि सही न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं और रेप्लिकेशन को रेगुलेट करना, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। उसके बाद है लाइगेज। लाइगेज का क्या फंक्शन है कि जो फ्रेगमेंट्स है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं, इनको आपस में जोड़ना, जिससे क्या होगा कि जो ये वाला स्ट्रैंड होगा ये कंप्लीट जो है वो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में आ जाएगा।